हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। और बहुत दिनों से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आज की क्लास है आपका टेस्ट नंबर आपका आज होने वाला है 30 नंबर टेस्ट होगा। इसके पहले 29 टेस्ट आपका हो गया है सक्षमता परीक्षा के लिए। अगर आप पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो जरूर आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था और पीछे वाला जरूर रिवीजन करते रहिएगा। मैं सभी का वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया हूं और जो लोग नए अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो आप जुड़ जाइएगा। इसमें आपको पीछे वाले सारे आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी एमसीक्यू है वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और ये नंबर है दोस्तों जहां आपको सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस नंबर पर आपको, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो इसमें 351 मात्र आपको चार्ज है, जहां आपको पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो भी इस नंबर पर फोन पे गूगल पे के माध्यम से पे करेंगे तो उनको भेज दिया जाएगा और पेमेंट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास से, ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। तो आज का देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 243 जो है आखिर ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट आपको जवाब देते चलना है। सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए, 9 बजे से आपकी टेस्ट होती है और थोड़ा सा स्कूल का टाइमिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि 5 बजे के बाद ही स्कूल से निकलना है, ठीक है। तो समय थोड़ा कम मिल पाता है आप सभी को देने के लिए, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है हम करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को डेली क्लास दिया जा सके, ठीक है। चलिए तो 243 का सी जो है ये अनुच्छेद किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या होगा पहला का आंसर? देखिए ऑप्शन कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये दोस्तों इसमें नहीं है। संघ का नाम और क्षेत्र ये भी इसमें वर्णन नहीं किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में है, ये भी आपका नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पंचायतों की संरचना। पंचायतों की जो संरचना है ये अनुच्छेद आपका 243 के सी में है, आपको वर्णन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए जब अनुच्छेद की बात हुई है तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, जो कम से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मैं आपको इसका अलग वीडियो भी बना दिया हूं। आप हमारे यूट्यूब पर खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक ही वीडियो में दोस्तों सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको करवा दिया गया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात करें तो 450 से ज्यादा आपका अनुच्छेद हो गया है, ठीक है। और जो मूल संविधान था हमारा उसमें 395 अनुच्छेद था, ठीक है, और 22 भाग था और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान में 450 से ज्यादा अनुच्छेद है, 22 भाग है और आपका 12 अनुसूची है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको डाटा कम से कम ध्यान रखना है। दूसरा नंबर सवाल चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये संघ है संयुक्त राष्ट्र की। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र की। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है वाशिंगटन डीसी में है। और कह रहा है कि इसके अस्थायी सदस्यों के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। बताइए कौन सा यहां पर सही होगा? तो कौन सा यहां पर सही होगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां पर कह रहा है ना कि 10 संख्या, ये तो बिल्कुल सही है ना। अभी वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य है वो 10 है ना। और इनकी जो पहले था दोस्तों वो 6 था, अभी वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी कितने हैं? तो अस्थायी 5 है। तो टोटल अगर पूछे तो 15 हो जाएगा। और अगर अस्थायी और अस्थायी करके पूछे तो अस्थायी है 5 और अस्थायी है आपका 10, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी आपका सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। और जिनका भी सी नंबर है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।
ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है कि जो अस्थाई सदस्य हैं वो कौन कौन है। तो अस्थाई सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र के अस्थाई सदस्य हैं, है ना। और 10 अभी वर्तमान में अस्थाई सदस्य हैं। पहले ये संख्या 6 था। इनका कार्य अवधि 2 वर्षों का होता है दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। अब भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, है ना, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें भाग आखिर कौन कौन लेता है। ऑप्शन एक है कि कथन एक है कि राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 3 का। देखिए, इसमें जो उपराष्ट्रपति में जो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति में भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेंगे? तो इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों ये इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये आपको इसमें भाग लेते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 का आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, सदस्य सभी सदस्य हो जाएगा, लेकिन जो आपका राष्ट्रपति होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, है ना। भारतीय संविधान के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1950 को। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों इसको स्वीकार कब किया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जिनका भी बी आंसर आ रहा है, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? जी हाँ, तो भारत में जो दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के तहत? 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 33 चार्टर अधिनियम या 1853 चार्टर अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वो चार्टर अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम दोस्तों। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सी जवाब देंगे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? जी हाँ, जो सार्वजनिक धन होता है ना, यानी कि जिस पर सबका अधिकार हो, है ना, उसका संरक्षक कौन होता है, उसका सुरक्षा कौन करता है? संसद करता है, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति या सीएजी, है ना, सीएजी। क्या होगा 6 का आंसर? 6 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जो संरक्षक प्रदान करता है वो हो जाएगा सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 7 नंबर। और वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? बताइए, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उनको निष्कासित कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग राज्य वाले हैं, तो राष्ट्रपति महोदय तो इसको दोस्तों करेंगे नहीं। राज्य लोक सेवा, अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग इसको राष्ट्रपति ही इसका आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए राज्यपाल मारेंगे, जो बिल्कुल गलत है। 7 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर ही होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको निष्कासित करने का जो अधिकार है ना, शक्ति है, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है?
है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तो मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक है। और ये सारे सूचियों का वर्णन जो किया गया है 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा जो सूची राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों, कृषि है, वन है, समाचार पत्र है या सिंचाई है। 8 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए कृषि जो होता है ना ये तो आपको राज्य सूची में आ जाएगा, वन ये ही आपका वन तो समवर्ती में आ जाना चाहिए, सिंचाई ये भी आपका राज्य में नहीं आएगा, समाचार अच्छा राज्य में नहीं पूछ रहा है ना, तो सिंचाई भी आपका राज्य में आ जाएगा। और इसका जो नहीं पूछ रहा है तो नहीं जब भी पूछे ना तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, नहीं में आ जाएगा समाचार पत्र, ठीक है। समाचार पत्र जो है ये किस में आएगा, तो ये समवर्ती में आ जाएगा आपका, ठीक है। 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका, ठीक है, ठीक है। कृषि तो आपका राज्य में आएगा, वन सिंचाई वगैरह आपको राज्य में आ जाएगा, ठीक है। नहीं पूछ रहा था, समाचार पत्र हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। आधुनिक जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, है ना, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, कब किया था ये पूछ रहा है आपको, 1946 में, 52 में, 60 में या 72 में। 9 का आंसर क्या होगा भाई साहब, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था, आपका आंसर हो जाएगा 1946 में, ठीक है, 1946 में। अगला प्रश्न है आपका कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। देवकी नंदन खत्री हैं, यशपाल हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। 10 का क्या होगा मेरे भाई, चरित्रहीन जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन होंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, जवाब देते चलना है, ठीक है। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, जननायक किनको कहा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। जननायक भाई साहब हमारे वही है, कौन, जयप्रकाश नारायण जी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। अनुग्रह नारायण सिंह भी नहीं होगा, रामविलास पासवान भी नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर जो है ये हमारे जननायक कहे जाते हैं ना, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर की बिरजू महाराज। जी हाँ, कई बार पूछा गया है बिरजू महाराज के बारे में कि आखिर ये है ना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों, है ना। कौन सा ये शास्त्रीय नृत्य करते थे आपके बिरजू महाराज, कथकली करते थे, कथक करते थे, कुचिपुड़ी करते थे या ओडिसी करते थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा भाई साहब कथक, है ना। बिरजू महाराज जो थे वो कथक, कथकली कहाँ का है दोस्तों, ये केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी आपको उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का है ये आपको कमेंट करके भी जल्दी से बताइए कि कथक जो नृत्य है ये किस राज्य का है ना। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, नैरोबी में है, जेनेवा में है, वियना में है, लंदन में है, कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसका जो मुख्यालय हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा, वो वियना में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वियना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, बताइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1940, 1964, 1970, 1975। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1940 में, 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जो भी जवाब है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है दोस्तों, बताइए। शिलादित्य किसको कहा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। किस शासक को शिलादित्य कहा गया है, अशोक को या चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त मौर्य को या हर्षवर्धन को। 15 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, बताइए।
है ना। किस वंश के शासन काल में दोस्तों तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, चेर, पांड्य, पल्लव या चोल, है ना। तो वो क्या होगा, कौन सा वंश होगा आपका 16 का आंसर क्या होगा। वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, जितने लोग लाइव हैं फिलहाल, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है वीडियो को। 16 का आंसर हो जाएगा पांड्य वंश दोस्तों, ठीक है, पांड्य वंश हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। बताइए कि वो कौन सा शासक था दोस्तों जिसने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था। गुलाम वंश था, लोदी वंश था, खिलजी वंश था या तुगलक वंश था। 17 का आंसर हो जाएगा जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था, दे आपको मुगल दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला था तुगलक वंश, ठीक है, याद रखना है तुगलक वंश हो जाएगा भाई, है ना, लोदी नहीं तुगलक। अगला है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। बताइए खतौली का युद्ध नाम सुने हैं कभी, तो आज सुन लीजिए कि खतौली का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। 1518, 1717, 1592, 1722। खतौली का युद्ध जो हुआ था वो 1518 में हुआ था। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जी हाँ, जो उपनिषद है दोस्तों इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो किस शासक के शासन काल में हुआ था। जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के या शाहजहां के। 19 का क्या हो जाएगा, तो उपनिषद का फारसी भाषा में जो हुआ था वो शाहजहां के शासन काल में हुआ था मेरे भाई साहब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 19 का डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। बताइए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 20 का हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल नाम सुने होंगे ना, तो ये तीनों गरम दल के थे आपके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे दोस्तों। बताइए स्वदेशी के समर्थक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त सभी। क्या होगा, स्वदेशी के समर्थक कौन थे। स्वदेशी के समर्थक थे भाई वो थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। पी मित्रा, बीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। 22 का क्या होगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ था वो पी मित्रा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्रेंच क्रांति के दौरान, फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति, ठीक है, इसके दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। ठीक है, फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस क्रांति के दौरान कह रहा है दोस्तों दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। राजा था या पादरी था या प्रेस था या उच्च वर्ग था। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, तो दूसरी जो दूसरे नंबर पे जो आता था वो आता था उच्च वर्ग, है ना, और पहले नंबर पे कौन आता था, पादरी वगैरह आता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, और 24 आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सजा देना है। ठीक है, आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं को काल क्रमानुसार यहाँ पर रखिए दोस्तों। प्रथम सिख युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम वर्मा युद्ध और तृतीय मराठा युद्ध, है ना। इसको सजाइए, क्या होगा, कैसे कैसे इसको सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था, सबसे पहले हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। ठीक है, 1 नंबर पे आपको ये आ जाएगा, और 4 नंबर सबसे पहले आएगा। तो इसका आंसर 4 में तो एक ही को देवे किया है, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है ना, यानी आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा 24 का आपका। ठीक है,
उसके बाद हो जाएगा आपका प्रथम वर्मा युद्ध, उसके बाद हो जाएगा प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद हो जाएगा प्रथम सिख युद्ध। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई साहब? एक ही कब्र से क्या मिला है? तो एक ही कब्र से 3 गो मानव का कंकाल मिला है ना, एक ही साथ आपको दफनाया गया होगा, सब परिवार होगा आपका। तो ये कहां से मिला है? दमदमा से, महदहा से, या लोथल से, या बुर्जहोम से। 25 का हो जाएगा आपका कि एक ही कब्र से 3 मानव का जो कंकाल मिला है वो दमदमा से मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? बताइए, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? उत्पादक के 4 प्रमुख कारण बताना है। तो 26 का क्या होगा, है ना? तो भूमि तो होगा ही एक, ठीक है, और उत्पादन में आपका श्रम भी जरूरी है ना, पूंजी भी जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। तो एक 4 जो प्रमुख कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां से निकल के आ जाएगा। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, जलवायु भी है, लेकिन वो मुख्य कारक में नहीं आएगा आपका। ठीक है, श्रम है, पूंजी है, ठीक है, पूंजी है, श्रम है ना, बाजार भी जरूरी है, लेकिन ये मुख्य में नहीं आएगा। मुख्य में आपका ये वाला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 27 नंबर कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। अब जो घटिया वस्तु होता है उसके लिए मांग क्या होता है? गिरती है। और कब गिरती है? जब कीमत बढ़ती है या आय बढ़ती है। जब कीमत घटती है या आय घटती है, क्या होगा? घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है दोस्तों जब आय बढ़ती है ना। जब आय बढ़ती है तब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 27 का आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। बताइए, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कैसा रहेगा? कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, समान रहेगा, या तो अधिक या तो कम रहेगा? क्या होगा 28 का? ठीक है, तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक रहेगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। और अगला प्रश्न पे चलते हैं आपका 29 नंबर का आ रहा है कि भारत में, प्रश्न है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है ना। गरीबी निर्धारण के लिए दोस्तों सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये भी पूछेगा कि सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी निर्धारण से है ना। और ये कब गठन हुआ था ये आपको बताना है। हो जाएगा 2012 में। ठीक है, कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना भाई साहब किसने की थी? है ना, किसने की थी? जोसेफ फोरियर, या जेम्स टेलर, या सीसी पार्कर, या फिर कोई नहीं? तो ग्रीन हाउस गैस जो है इसकी संकल्पना जो की थी वो हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर जोसेफ फोरियर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर बताना है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस कहाँ है, राजाजी कहाँ है, पेरियार कहाँ है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब जैसे दुधवा है दोस्तों, तो दुधवा है आपका उत्तर प्रदेश में, है ना। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और ये बाघ के लिए है, बिल्कुल सही है। मानस असम में है और ये हाथी के लिए है, ये भी ठीक है ना। मानस असम में है और हाथी के लिए है आपका। ठीक है, और काजीरंगा अगर रहता तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना। राजाजी नेशनल पार्क जो है, ठीक है, तो राजाजी भी जो नेशनल पार्क है ये भी यूपी में है, ये भी हाथी के लिए है, बिल्कुल ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों कंफ्यूज है, ये यूपी में नहीं है लगता है, मैं बाद में बता दूंगा, है ना। कहाँ है आप लोग बताइएगा, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राजाजी नेशनल पार्क या तो, अच्छा बाद में हम बता देंगे। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार दोस्तों आपको केरल में है ना। पेरियार कहाँ है? ये केरल राज्य में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पेरियार कहाँ है? केरल में। ये हंगूल के लिए नहीं है, पेरियार जो है वो हाथी के लिए है आपका। ठीक है,
चलिए तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका पेरियार। आपका पेरियार जो है केरल में है, ये हाथी के लिए है। नेक्स्ट है आपका कि थुमयांग घाटी किस राज्य में है। थुमयांग घाटी जो है ये किस राज्य में है, असम में, केरल में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो थुमयांग घाटी हो जाएगा दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में, ठीक है, सिक्किम राज्य में। आपको एक सवाल का जवाब देना है कि जो सिक्किम है वो कितने देशों से सीमा बनाती है, जल्दी से बताइए। सिक्किम जो है दोस्तों ये कितने देशों से सीमा बनाती है, कितने देशों से ये सीमा बनाती है, जल्दी से बताइए, है ना, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थुमयांग घाटी होगी आपका सिक्किम में। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन जैसा जलडमरू मध्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, बताइए। जलडमरू मध्य है ना, जलडमरू मध्य के बारे में मैंने कई बार बताया हूं कि जलडमरू मध्य किसको कहेंगे, है ना, या फिर इसी को जलसंधि भी कहते हैं। जलडमरू मध्य कहिए या फिर इसी को आप जलसंधि कहिए, दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। अब जैसे कि दो बड़े जलीय क्षेत्र है और एक पतले रास्ते से जल से आपको आपस में क्या है, जुड़े हुए है ना, इसका पानी इसमें और इसका पानी इसमें, ठीक है, तो इसी को कहेंगे जल संधि, है ना, जल का यहाँ पर मिलन हो गया, ठीक है, पतले से रास्ते से, तो इसको कहेंगे जल संधि, है ना। तो किसको किसको ये जोड़ रहा है और किसको किसको ये अलग कर रहा है, दोनों को तो जुड़ रहा है ना, इसका पानी इसमें जा रहा है, लेकिन ऊपर कोई भूखंड होगा, नीचे कोई भूखंड होगा, इसको क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। अब जैसे कि अगर देख लीजिए पाक जल संधि, है ना, अब जैसे है भैया पाक जल संधि, नाम सुने होंगे, तो यहीं पर है आपको पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के पानी को ये जोड़ता है। तो वही ये सवाल पूछ रहा है कि जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को कौन अलग करता है, कौन सा जलडमरू मध्य है, 33 का हो जाएगा आपका बांस जलडमरू मध्य, ठीक है, बांस जलडमरू मध्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है। गेहूं जो होता है ये आपका रबी फसल है, आपको पता है, जाड़े के दिनों में होती है। अभी आपके खेत में देख लीजिए गेहूं एकदम लहलहा रही है, हरा हरा है कि नहीं। तो गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है भाई, 34 का क्या होगा, संयत तापमान और भारी वर्षा। भैया बिल्कुल गलत बात है, भारी वर्षा कीजिएगा तो गेहूं के लिए खराबी है ना, ठीक है, भारी वर्षा यहाँ भी गलत है, ठीक है। और संयत तापमान और संयत वर्षा ये वाला बिल्कुल हमको ठीक लग रहा है, ठीक है। और आर्द्र तापमान की भी जरूरत नहीं है, संयत वर्षा तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 34 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। देखिए सिंधु जल समझौता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु जल समझौता ये किसके किसके बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये समझौता हुआ कब था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 1960 में। जो भी 60 मार रहे हैं बिल्कुल सही है। इस समझौता में यही हुआ था कि जो सिंधु नदी का पानी है इसका पाकिस्तान जो है वो 80% पानी यूज करेगा और जो भारत है सिंधु नदी के पानी को 20% यूज करेगा, ठीक है, ये आपको हुआ था। और सिंधु नदी के अलावे जो नदियां हैं जैसे कि झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज है, उस पे क्या सहमति हुआ था कि 80% हम पानी यूज करेंगे और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज का आपका, ठीक है, क्योंकि वो भी नदियां पाकिस्तान में चली जाती है तो उसका 80% हम करेंगे, लेकिन जो सिंधु है इसका 80% पाकिस्तान करेगा, ठीक है। तो ये बना था दोस्तों आपका, ये ध्यान रखना है। एक तो पूछेगा कि सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो ये निकलती है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर, है ना, मानसरोवर झील से निकलती है, ध्यान रखिएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किससे है। दस्त-ए-लूट नाम सुने कभी, दस्त-ए-लूट ये रेगिस्तान दोस्तों ये किससे देश से संबंधित है ना। 36 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ईरान में है, ठीक है। दस्त-ए-लूट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है ना। कभी पूछेगा ठंडी, कभी पूछेगा गर्म, है ना, तो मियाज अगर हो जाएगा ठंडा, ठंडी पूछेगा तो गर्म पूछेगा तो गर्म हो जाएगा। तो ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा नहीं है। 37 का क्या होगा, देखिए लेब्राडोर जो है दोस्तों ये ठंडी जलधारा है,
है ना। कौन सा नहीं पूछ रहा है हमको, ठंडी जलधारा ये तो ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है, लेकिन क्यूरोसियो दोस्तों ये गर्म जलधारा है ना। क्यूरोसियो क्या है, ये गर्म जलधारा है और ठंडी हमसे नहीं पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए जलधारा दो ही पूछेगा, एक तो ठंडा पूछेगा एक गर्म पूछेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, कनारी कौन सा है, तो ये ठंडा है, लेब्राडोर ठंडा है ना, फॉकलैंड ठंडा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूरोसियो गर्म है, ठीक है। तो ये गर्म और ठंडा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे देखिए जितने भी आपको जलधारा है ये मैंने पीछे करवा दिया था, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप जरूर रिवीजन कीजिए। मैंने जितने भी जलधारा और ठंडी और गर्म वाला है सब अलग अलग हम करवा दिए, प्रशांत महासागर वाला अलग से, अटलांटिक महासागर का अलग से, तो पीछे वाला सेट आप देखते रहिएगा, वहां से आपको सारे रिवीजन होते रहेंगे। अगला है कि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी देखिए भारत में कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी, अगर आप देखिएगा दोस्तों तो ये है महाराष्ट्र, है ना। सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी आपको इधर ही मिलेगा। गुजरात में भी बहुत काली मिट्टी है, ठीक है। तो काली मिट्टी जो गुजरात में, महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर है दक्कन का पठार, है ना। कौन सा पठार है, ये है दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के टूटने फूटने से दोस्तों क्या हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी से हुआ है। और ज्वालामुखी से कौन सा चट्टान का निर्माण होता है, तो ज्वालामुखी से होता है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण, है कि नहीं। ये बेसाल्ट चट्टान है दोस्तों दक्कन के पठार में, और इसको टूटने फूटने से क्या बनेगा, काली मिट्टी बनेगी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होगा। और काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां होता है, तो गुजरात में होता है, ठीक है। कहां होता है, गुजरात में होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 39 नंबर। 39 कह रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, बताइए। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है दोस्तों। 39 का हो जाएगा आपका प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर की पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। जी हाँ, हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन बिल्कुल जरूर है, जरूरी होना चाहिए, नहीं रहेगा भाई ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट नहीं जी सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में ले जाने का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, लाल रक्त कणिका है, या श्वेत रक्त कणिका है। 40 का हो जाएगा भाई साहब रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर की दुधारू जो पशु होते हैं, है ना, जो पशु दूध देते हैं, गाय है, भैंस है ना, तो निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, बताइए। कौन सा जो बीमारी है वो संक्रमणीय बीमारी है ना, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये सजाने वाला नहीं है, ठीक है, इसको आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, या ब्लैक क्वार्टर रोग, या फिर काउपॉक्स रोग, ठीक है। तो ये सारे जो बीमारी है ये होते हैं दुधारू पशु को, और ये संक्रामक बीमारी है। तो कौन सा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, 41 का जो हो जाएगा भाई साहब, ये चारों जो आपको दिया गया है ए बी 1 2 3 4 में ये सब सही है ना, सभी संक्रामक बीमारी दुधारू पशु को होती है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है भाई साहब आपका 42 नंबर कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, बताइए। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है ये बताइए जल्दी से, क्या होता है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है। 42 का हो जाएगा ये सारे क्या है, तो वसा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक जो कचरा है दोस्तों, इसके निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उन्हें गड्ढों में भर दे, या फिर अपघटन कर दे, या भस्मीकरण कर दे, या जला दे, ठीक है। तो 43 का क्या होगा, देखिए जलाएंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना। 43 के क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। अब देखिए इसको करेंगे गड्ढों में भर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। प्लास्टिक को अगर गड्ढा में 100 साल भी रख दीजिएगा तो प्लास्टिक खत्म नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो भस्मीकरण होगा, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 43 का आपका। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि इंसुलिन हार्मोन है, बताइए।
है ना। इंसुलिन हार्मोन है, पेप्टाइड्स है, वसीय अम्ल है, स्टेरॉल है या ग्लाइकोलिपिड है? क्या होगा 44 का? 44 का आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है आपका, ठीक है। 44 का आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? देखिए, आप बहुत देर तक अगर काम करते तो क्या हो जाता है, लगेगा थक गए, थोड़ा सा आराम कर ले, है ना। ठीक है, तो वो कारण क्या है भाई? तो कारण ये है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी होती है? नहीं, है ना। ग्लूकोज का अवक्षय, पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट फूट, आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचय, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका 45 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 नंबर की जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया विकास का सही अनुक्रम है? दोस्तों, जीवित प्राणी में क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा एक जो क्रमिक विकास का सही अनुक्रम यहाँ पर दर्शाया गया है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर उद्बिलाव, कच्छप, सार्क, ये नहीं होगा। सार्क, कच्छप, उद्बिलाव, कच्छप, सार्क, उद्बिलाव, सार्क, उद्बिलाव, कच्छप। ठीक है, तो जीवित प्राणी में क्रमिक विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सार्क होगा, फिर कच्छप होगा, फिर उद्बिलाव होगा। दोस्तों, बी नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 47 नंबर की कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? बताइए, धनात्मक आवेश रहित कौन होते हैं? अल्फा होते हैं, बीटा है, गामा है, क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा यहाँ पर होगा, है ना? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा कण? क्या होगा 47 का? 47 का भाई साहब हो जाएगा बीटा कण, ठीक है। बीटा कण हो जाएगा, धनात्मक आवेश रहित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बताइए, लिटमस जो विलियन सर, ये जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा तो वह किस रंग का होगा? लाल होगा, नीला होगा, सफेद होगा, बैंगनी होगा? 48 का हो जाएगा वो बैंगनी होगा, ठीक है। किस कलर का होगा? बैंगनी होगा, जब न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा। अगला सवाल है 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है ना? तो अदिश राशि, सदिश राशि मैंने अलग से वीडियो में आपको सारे एक जगह करवा दिए हैं दोस्तों। अदिश राशि, सदिश राशि, बस उतना देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं पीछे वाला आप रिविजन जरूर करते रहिए, बहुत फायदा होगा। तो अदिश राशि का यहाँ पर उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा जो है दोस्तों ये अदिश राशि है, बाकी आपका सदिश राशि है। और अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान का, तापमान का, आयतन का, क्या होगा? 50 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान इकाई का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए, अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है, अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका वन लाइनर अभी करवाएंगे, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे इस नंबर पे, है ना। इस नंबर पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो जिनको भी चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की घने जंगल ऊंघते अनमने जंगल। दोस्तों, तो ये है आपका सतपुड़ा, है ना, ये है सतपुड़ा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा के ऊपर कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा। और सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है? तो ये है ताप्ती। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती को अलग करती है? तो वो हो जाएगा सतपुड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। दक्कन का पठार कहाँ है? तो अभी बताए महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बुदन की पहाड़ी। इस पहाड़ी पे दोस्तों आपको कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोस्तों यहीं पर है, और ब्रह्मगिरी से ही दोस्तों कर्नाटक से एक नदी निकलती है कावेरी, है ना। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी से ही निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु में है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा,
ध्यान रखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या होगा, तो नीलगिरी, है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान, जैसे कि ये देखिए, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ये दोनों कहाँ पर मिलती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की अगर कहे सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, तो अनैमुदी होगा सबसे ऊंची चोटी। ये केरल में है दोस्तों, अनैमुदी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की ये सबसे ऊंची चोटी है अनैमुदी। ठीक है, अगला प्रश्न है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट एवं उसका विभाजन, है ना। पूर्वी समुद्र जो तट है भारत का दोस्तों, और इसका विभाजन आपको याद रखना है। अभी जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, ये है पूर्वी, है ना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा तट तक है। ठीक है, यहां से लेकर के आपको यहां तक के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। गोलकुंडा तट किसको कहते हैं, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक। कृष्णा डेल्टा मतलब क्या हुआ, कृष्णा नदी जो निकलती है दोस्तों महाबलेश्वर से, है ना, तो यहाँ दोस्तों कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहां से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक के कहते हैं कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी तक के जो डेल्टा है इसको कहते हैं गोलकुंडा तट। और उत्तरी सरकार तट किसको कहते हैं, तो गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को, है ना, यहां से लेकर के ऊपर जो भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो अभी बताया आपका पश्चिमी घाट वाला, पूर्वी घाट वाला, पश्चिमी घाट वाला भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे केरल के तट को आपको कहते हैं क्या, केरल का तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, है ना। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपका। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो एक जगह करके देता हूं ना, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब सवाल फिर ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। जैसे कि पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सीधा आपसे सवाल क्या पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन से जो बंदरगाह है वो पूर्वी घाट पर है, या फिर कौन से बंदरगाह पश्चिमी घाट पर है, तो यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे जो है दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर। अगला है कि भारत के पश्चिमी तट पर एवं उनका विभाजन, है ना। तो अभी आपको बताया ना, कोंकण तट दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात से लेकर के गोवा तक। ठीक है, कोंकण तट। और केनरा तट जो है ये गोवा से मंगलुरु तक को केनरा तट भी कहते हैं, काकीनाडा तट भी कहते हैं कर्नाटक वाले तट को। और मालाबार जो है ये मंगलुरु से हो जाएगा कन्याकुमारी तक, है ना, पूरा केरल वाला आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है ना। तो ऊपर अभी आपको बताए थे पूर्वी तट पर कौन कौन है, अब यहां से याद रखिएगा पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है, जैसे कांडला गुजरात में है, मारमा गोवा में है, मुंबई आपका मुंबई में है, नहावा सोवा महाराष्ट्र में है, मंगलुरु आपका कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, गुजरात, ये देखिए आपको यहाँ भी आपको दे दिया है ना। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में। अगर आप देखिएगा भारत में, है ना, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो ये राजधानी जो स्थित है दोस्तों ये दक्षिण अंडमान में यहाँ पर ही है ना, दक्षिण अंडमान यहाँ पर दोस्तों स्थित है आपका ये आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम चलते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। और ये सैंडल पीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अगला है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये मन्नार की खाड़ी, है ना, ये भारत है और ये आपका श्रीलंका इसके बीच में है दोस्तों पंबन द्वीप। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी यहीं पर है और यहीं पर पाक जल संधि भी है ना, तो यहीं पर आपको पंबन द्वीप स्थित है आपका। ठीक है, तो ये आप यहाँ से हो गया सारा क्लियर, इसका आंसर दे दिए हैं, है ना। और ये रहा आपका सक्षमता परीक्षा का आज टेस्ट नंबर आपका 30। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। अच्छा लगा एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। डेली 9 बजे से आपका टेस्ट होता है, 30 नंबर आज टेस्ट था।
और 351 इसमें चार्ज है। तो जो लोग अगर इसमें लेना चाहते हैं तो वो जुड़ जाइएगा इसमें। ऑनलाइन आपको इस नंबर पे करना होगा 351, और जो भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देंगे, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा से रहिएगा, जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। ठीक है, थैंक यू।